हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम यूनिकन्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कल अपना PYQ कंप्लीट किया नहीं था, यानी कि अभी तक हमने इसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें इस तरीके से डिटेल मैंने आप सभी को पढ़ाया है। प्याजे की थ्योरी मैंने अलग से ना पढ़ा कि इस क्वेश्चन के अंदर ही प्याजे की पूरी थ्योरी कवर करवाई है। इसी तरीके से आपका जो ये हो जाएगा, ये जो टेस्ट है उसको लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर जहाँ से मोटिवेशन की जो थ्योरी है, ये सब कुछ मैंने इसी के अंदर कंप्लीट करवाती हुई चली हूँ। यानी कि जो क्वेश्चन जिस थ्योरी से आ रहा है उसको उसी वक्त हम करके डाल देंगे, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो आज हम क्वेश्चन 8 जो है अपना लेकर आए हैं और यहाँ से शुरुआत करेंगे। कोशिश करूँगी आपके 30 के 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवा दूँ। तो फटाफट से आप सभी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। 8th जो क्वेश्चन दिया था एस्टेट ने, ये गलत क्वेश्चन था, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि स्किनर ऑपरेंट जो कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें से इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है। बट स्किनर ऑपरेंट की जो थ्योरी है, स्किनर ने जो अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी दी है, उसमें ही सारे के सारे पॉइंट जो है रहते हैं। यानी कि स्किनर की थ्योरी पढ़ने के बाद हम उसे लर्निंग में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो हर ये चीज़ जो है वो स्किनर की थ्योरी में होगी। हम इसे समझेंगे अभी जस्ट कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं स्किनर की थ्योरी हो गई, पावलोव की थ्योरी हो गई, आपकी थ्रोनडाइक की थ्योरी होगी, सारी की सारी थ्योरी आप सभी की आती है। तीनों की जो थ्योरी है उसको यहीं पर कवर करवा देती हूँ, ताकि अलग से हमें चीज़ें ना करनी पड़े। तो यहाँ पे पावलोव की थ्योरी मैंने अलग से लिख रखी है, क्योंकि पावलोव की थ्योरी होगी और स्किनर की थ्योरी होगी, उसमें जो ये वाले पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट ही हैं। बट अभी मैं आपको सारी की सारी थ्योरी करवाने वाली हूँ, क्योंकि तीनों से आपका पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो जो आपकी थ्रोनडाइक की थ्योरी है उसका रियल नेम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी थ्रोनडाइक की थ्योरी को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, टी से थ्रोनडाइक और टी से ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। और थ्रोनडाइक ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, ये भी एक चीज़ है जिससे पूछा जा सकता है। तो थ्रोनडाइक ने कैट पे किया था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पावलोव जो है, पावलोव की जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और इन्होंने डॉग पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद हम स्किनर की बात करें तो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, और इन्होंने रेट पर अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और कैसे याद रखेंगे आप देखो, जैसे मैंने टी से बोला आपका ट्रायल हो गया, और टी से आपका थ्रोनडाइक हो गया। अगर स्किनर की बात करें तो स्किन, इसको आप स्किन याद कर सकते हैं, स्किन। और स्किन जो होता है उस पर हमारा ऑपरेशन हो सकता है ना। ऑपरेशन हमारा कहाँ पर होता है, हमें बॉडी पर होता है, बॉडी पर स्किन होती है, तो स्किन पे ऑपरेशन हो सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि पावलोव और स्किनर की थ्योरी बिल्कुल कंडीशनिंग लिख रखा है, तो हमें एज इट इज सेम सी लगती है, हम कैसे याद करें ना। तो ये मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया। स्किनर ने रैट पे किया था, और पावलोव ने डॉग पे किया था, और थ्रोनडाइक ने कैट पे किया था। बस इनके नाम आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ऑलरेडी आ जाएंगी। थ्रोनडाइक की सबसे पहले थ्योरी पढ़ती है। जैसे मैंने कहा, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो इसका नाम है, पर इसका और भी अदर नेम भी हैं, जैसे कि आपका SR बॉन्ड थ्योरी भी बोला जाता है इसको। तो SR जो है, S से आपका स्टिमुलस हो जाएगा और R से रिस्पॉन्स हो जाता है। एस जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन, और रिस्पॉन्स यानी कि उसको लेकर क्या रिस्पॉन्स किया जा रहा है, तो ये जो रहती है। अब कैट पे किस तरीके से किया था, कैट को एक पजल बॉक्स रखा गया, थ्रोनडाइक के बॉक्स का नाम पजल बॉक्स है। उसमें कैट को रखा, बिल्ली को रखा, उस कैट के सामने जो है, जैसे मानो जो भी कैट है उसको लॉक किया गया है उस बॉक्स के अंदर, और बॉक्स जो है इस तरीके से आर पार दिखने वाला है, और उसके बाहर जो है मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। तो उसको देख कर भाई बिल्ली उछलेगी, उसे भूख लगेगी, तो वो खाने के लिए जो ललायत रहेगी, उसे ये रहेगा कि अभी खा जाऊँ उस मांस को, पर वो नहीं ले पाती है। तो इस तरीके से बार बार वो ट्रायल करती है, और एरर भी आती है उसके बीच में। तो इसलिए ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है उसका नाम पड़ा है। तो इसमें जो है थ्रोनडाइक, ये तीनों के तीनों जो हैं जो अपनी थ्योरी देते हैं, लर्निंग बेस्ड थ्योरी है तीनों की, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है थ्रोनडाइक बताते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 3 ऐसे लो हैं, और बाकी कुछ 8 लो और अलग से दिए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 लो ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। और इस तरीके से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि एस्टेट में पूछा गया था कि थ्रोनडाइक का इनमें से कौन सा लो उसने नहीं दिया है। तो 3 लो ऐसे हैं जो इसकी थ्योरी से निकल के आते हैं। रेडीनेस, सबसे पहले हमें अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। अगर हमें कोई काम सीखना है तो उसके लिए खुद को रेडी करना पड़ेगा। इसके बाद उसको लेकर हम कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं। हम या तो पॉजिटिव वर्क करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ हम सीख पाएंगे उससे, और अगर हम नहीं कर पाते तो नेगेटिव चीज़ हमें सीखने के लिए मिलती है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना जो भी काम है उसको करते हैं। तो रेडीनेस यानी कैट क्या है, पहले रेडी हुई उसको खाने के लिए, मांस को खाने के लिए, उसको लेकर वो जो है काम करती है। और उसके बाद जो है जो कैट है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, ये बार बार बंद हो जाता है।
जो कैट है फिर उसके बाद जो है वो इफेक्ट जो है यानी कि वो जो कार्य कर रही है उसको लेकर उसको पॉजिटिव, यानी कि बार बार उसे ऐसा लगा कि एक बार पैर लग गया और वो जो उसका मांस का टुकड़ा उसे जब गेट खुलता है तो मिल जाता है, बिल्ली बाहर निकल के आती है और मांस का टुकड़ा खाती है, फिर से बिल्ली को उस पजल बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है। तो वो जो है वो सीख रही है उसको करके, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वो क्या है, वो चीज़ कब कंडीशनिंग होगी, कब उसको पूरी तरीके से सीखा जाएगा, तब प्रैक्टिस की जाती है। तो प्रैक्टिस 3rd नंबर पर इसकी है। तो थ्रोनडाइक के जो ये लो है आपको याद रहना चाहिए, हमें रेडी होना पड़ेगा। रेडी होने के बाद जो हम उसके लिए वर्क करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो इफेक्ट है वो पड़ता है हमारे ऊपर। उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, इसे लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोला जाता है और लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बोला जाता है। तो ये रहेगी। अब थ्रोनडाइक जो है उसकी थ्योरी का नाम SR थ्योरी क्यों है, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो रहा है, यानी कि स्टिमुलस यानी कि जो उद्दीपन है, उद्दीपन यानी मांस का जो टुकड़ा है वो बिल्ली के सामने ही रखा हुआ था, उसको लेकर वो रिस्पॉन्स कर रही है। तो मांस का टुकड़ा सामने रखा हुआ था, तो SR थ्योरी जो है ये रही है, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों रहा है इसको। और कनेक्शनिज्म जो है वो भी बोला जाता है, किसको, थ्रोनडाइक की थ्योरी को कनेक्शनिज्म भी बोला जाता है। अब हम कर लेते हैं पावलोव की थ्योरी। पावलोव की जो थ्योरी है उसको जो है टाइप S थ्योरी बोला जाता है, जैसे कि इसको SR थ्योरी बोला गया। थ्रोनडाइक की थ्योरी में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों जो है काउंट किए जा रहे हैं। पावलोव की थ्योरी जो है वो टाइप S थ्योरी है। टाइप S थ्योरी क्यों है वो भी हम समझेंगे। ये जो है डॉग पे किया गया है, यानी कि जो डॉग है उसको बॉक्स के अंदर रखा गया और कुछ उसके मुंह पे कुछ ऐसा सा बांध दिया गया, एक रस्सी टाइप, और जितनी लार उसकी आ रही थी, जितना स्लाइवा उसका आ रहा था, उसको वो काउंट कर रहा था, है ना। पावलोव है तो ये काम कर रहा था पावलोव। तो ये स्टिमुलस जो है वो थ्योरी जो S है वो स्टिमुलस को डिनोट करता है कि वो कितना ललायत हो रहा है खाने के लिए डॉग। तो वो जो चीज़ है उसके बाद वो किस तरीके से कंडीशनिंग में आ जाता है। पावलोव जो है इसमें क्या दिखा रहा है, पावलोव और स्किनर दोनों दिखाते हैं कि कंडीशनिंग किस तरीके से की जा सकती है। किसी भी चीज़ को कंडीशनिंग मतलब किसी भी चीज़ को कैसे सिखाया जा सकता है। हम कंडीशन में कब आते हैं, जब हम वो चीज़ सीख लेते हैं। तो पावलोव जो है डॉग पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसमें क्या करता है वो, उसमें जो CUS है, CUS होता है और CUR कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ये चीज़ें इसमें मैटर करती है। तो CUS जो है अनकंडीशनिंग, U से अनकंडीशनिंग, जो अनकंडीशनिंग जो स्टिमुला है, स्टिमुले यानी कि जो उद्दीपन है वो क्या रहता है, खाना रहता है, डॉग के लिए खाना है। तो उसे बॉक्स में बंद रखा जाता है इस तरीके से, और बॉक्स में नहीं तो वैसे रखा जाता है जैसे भी एक रूम में। तो क्या आता है वहाँ पर बॉक्स ही रहता है जिसमें लार जो है उसकी काउंट होती है, एक उसमें छोटे से उसमें जाकर लार उसकी काउंट हो रही है, आपने फिगर देख रखी होगी। तो अनकंडीशनिंग स्टिमुला यानी कि जो खाना है जब आता है तो डॉग जो है अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स करता है, यानी कि वो उसके तरफ रिस्पॉन्स करेगा। खाना आएगा तो ललायत हो जाएगा, वो ऐसे जैसे कि उछलते कूदते हैं ना इस तरीके से, और मुंह से जो है स्लाइवा निकलेगा उसके। तो जो स्लाइवा निकल रहा है वो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है उसका। किस चीज़ का, अनकंडीशनिंग स्टिमुले। अनकंडीशनिंग स्टिमुले जो है खाना जब आ रहा है वो अनकंडीशनिंग स्टिमुले है, और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, अनकंडीशनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे डॉग सीखा नहीं है अभी तक, उसको ढाला नहीं गया है ना। अब उसके बाद क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है, थोड़ा टाइम तक कैसे करता है, खाना लेकर आता है, डॉग जो है उसके मुंह से स्लाइवा निकलता है। सेकंड कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, वो अनकंडीशनिंग जो स्टिमुले यानी कि जो फूड है उसके साथ वो कंडीशनिंग जो स्टिमुले है वो भी करता है, यानी घंटी बैल बजाता है। तो जो बैल होगी वो क्या होगी, आपको ध्यान रखना है, बैल होगी CS यानी कि अनकंडीशनिंग, CS यानी कंडीशनिंग स्टिमुले। तो ये चीज़ है, वो बैल बजाता है, तो बैल बजाता है तो उसे भाई डॉग को क्या फ़र्क पड़ता है, वो सोच रहा है भाई बैल बजा रहा है तो बजाने दे, मुझे क्या है, मुझे तो खाना मिल रहा है। पर वो हर बारी नोटिस करता जाएगा डॉग। तो ऐसी चीज़ जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फूड के साथ क्या कर दिया गया, फूड के साथ जो कंडीशनिंग स्टिमुला यानी कि जो बेल है वो बजाई गई, तो डॉग पे कोई असर नहीं पड़ा, और वो क्या आएगा, एज इट इज़ जो पहले आ रहा था उसका रिस्पॉन्स यानी कि अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स ही आया। पर क्या हुआ, धीरे धीरे डॉग को ये लगने लग गया, वो क्या करता है, बैल बजाता और साथ में खाना देता, पर अगर बैल नहीं बजती तो खाना नहीं मिलता। तो डॉग को पता चल गया बैल बजेगी तो खाना मिलेगा। तो अब ये क्या हो रहा है, कंडीशनिंग स्टिमुलाई, यानी कि अब नॉर्मल केवल बैल भी बजाई गई है दूर से, तो डॉग को लगा है कि खाना आ रहा है और उसके मुंह से स्लाइवा निकल रहा है। तो बैल बजाई गई, तो अब की बार अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स ना आकर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गया है, यानी कि उसको ढाल दिया गया है उस चीज़ के अंदर। तो ये अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया
इसको जो है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है पावलोव की, वो भी बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद टाइप एस थ्योरी बोली जाती है, पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी बोली जाती है, या फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स जो यानी कि CR थ्योरी भी इसको बोला जाता है, CR थ्योरी भी बोला जाता है और S थ्योरी भी बोला जाता है। कई नाम है, आप सभी देख सकते हैं इसको, CR नाम। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि पावलोव जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, तो C से ही इस थ्योरी का नाम स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से। बार बार पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है कि बंद हो रहा है। 1 मिनट, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। ये आ गया। अब देख लेते हैं, हमने पावलोव की थ्योरी कर ली, अब स्किनर की थ्योरी देख लेते हैं। स्किनर क्या करता है? स्किनर जो है चूहे पर जो है, बार बार ये बंद हो रहा है, जस्ट 5 सेकेंड, इसको पसंद नहीं आ रहा, हम इतने डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं। स्किनर क्या कर रहा है? स्किनर जो है वो कैट पर एक्सपेरिमेंट करता है, सॉरी स्किनर जो है वो रेट पर एक्सपेरिमेंट करता है, और रेट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इससे आप याद कर लो कि ये R थ्योरी है, ठीक है। R थ्योरी, R टाइप थ्योरी जो है स्किनर की बोली जाती है। ये रेट पर जो है एक्सपेरिमेंट करता है। ऑपरेंट थ्योरी जो है इसका, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो इसका पूरा नाम है, मैंने बता दिया, किसी से याद रखना है। और RS थ्योरी भी बोला जाता है इसको। देखो, इसको CR थ्योरी बोला जा रहा था पावलोव की थ्योरी को, और इसको जो है RS थ्योरी बोला जा रहा है। और इसको प्रिंसिपल ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है, और थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट ही बोला जाता है। रेनफोर्समेंट क्यों बोला जाता है अभी मैं बताऊंगी आपको। रेनफोर्समेंट का मतलब है कि अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो उसको जो है हम या तो अवार्ड देंगे या पनिशमेंट देंगे, यानी कि कुछ ना कुछ हम जो है रिस्पॉन्ड करते हैं ना। तो ये जो है रेनफोर्समेंट रहता है कि स्किनर का मानना है कि बच्चे को हम क्या है इन चीज़ों के थ्रू जो है आगे बढ़ा सकते हैं, लर्निंग उसकी करवा सकते हैं। उसको लेकर जो स्किनर है उसने क्या किया है, उसने बोला रेनफोर्समेंट जो है वो क्या होता है, या तो हम रेनफोर्समेंट कर सकते हैं, यानी कि बच्चा जो है उसको कुछ पॉजिटिव चीज़ देंगे या नेगेटिव चीज़ करेंगे उसके साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या रहेगी, बच्चे का रेनफोर्समेंट यानी कि अच्छा करने के लिए रहेगी। और पनिशमेंट भी जो है बच्चे का अच्छा करने के लिए, अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए ही रहेगी। ये चीज़ आपको समझनी है। रेनफोर्समेंट में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बच्चे को कुछ चीज़ दे देते हैं, यानी कि अगर वो अच्छा काम करता है तो हम उसे क्या करते हैं, टॉफ़ी दे देते हैं। तो वो अगली बार फिर अच्छा काम करेगा, फिर हम टॉफ़ी दे देंगे, वो हमारी मर्जी पर डिपेंड है। पर वो बच्चा अगर गलत काम करता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसे वो चीज़ जो हमने उसको दी थी, टॉफ़ियाँ दी थी, या फिर मानो मैंने कुछ भी उसको गुल्लक वगैरह दी थी, वो मैं उससे छीन लूँगी, ठीक है, इसमें ले लिया जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद उसको वापस कर दिया जाता है। तो रिमूवल भी होता है और ऐड भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पर पनिशमेंट में क्या रहता है, पनिशमेंट जो होती है इसको प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है, जो पॉजिटिव होता है उसको प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। तो प्रेजेंटेशन पनिशमेंट जो है आपकी, उसमें क्या रहेगा, आप कोई जो पनिशमेंट है उसको दोगे, यानी कि उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और रिमूवल में क्या है, उससे छीन लिया जाएगा पर उसको वापस नहीं दिया जाएगा। यही अंतर है रेनफोर्समेंट के नेगेटिव पॉइंट में और पनिशमेंट के नेगेटिव पॉइंट में। इसमें जो चीज़ छीन ली जाती है वापस नहीं दी जाती है, पर रेनफोर्समेंट में चीज़ें दी जाएंगी बच्चे को, पर नेगेटिव में पहले छीन ली जाएगी फिर उसको दे दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ जो शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट है वो बताया गया कि किस तरीके से रेनफोर्समेंट अच्छी चीज़ होती है, पनिशमेंट बुरी चीज़ होती है। पर रेनफोर्समेंट जो किया जाता है तो उसको किस तरीके से किया जाए, 2 तरीका बताया इसने, कंटिन्यूअस और पार्शियल मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हम कोई रेनफोर्समेंट दे, जैसे कि अवार्ड दे रहे हैं, टॉफ़ी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं बच्चे के अच्छे काम करने पर, तो वो जो है किस तरीके से दिया जाए। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार हम जब देते चले जाते हैं, कॉन्टिन्यूस वो हो जाएगा आपका, लगातार देते जा रहे हैं आँख बंद करके, बस जो भी काम किया जा रहा है उसको देते जा रहे हैं। उसने होमवर्क किया तो टॉफ़ी दी, फिर होमवर्क किया अगले दिन फिर टॉफ़ी दी, पर बच्चा जिद करेगा कि मुझे टॉफ़ी नहीं मिलेगी तो मैं काम नहीं करूँगा, तो ये इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। पार्शियल में क्या रहता है, पार्शियल 2 टाइप से डिवाइड रहता है, इंटरवल और रेशो। इंटरवल जैसे कि मूवी के बीच में इंटरवल आता है तो उसमें क्या है, गैप मिलता है ना, गैप मिलता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहता है, एक फिक्स्ड होता है और वेरिएबल। इस तरीके से रेशो में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों रहते हैं। तो फिक्स्ड वाले से ज़्यादा अच्छा वेरिएबल होता है, और सबसे अच्छे की बात करें तो रेशो वेरिएबल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखते हैं, जो इंटरवल में जो फिक्स्ड वाला होता है उसमें क्या है, उसमें है मानो क्लास में जो है इस तरीके से मान लेते हैं कि मैं 10 दिन लगातार टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है, 10 दिन मैंने लगातार टेस्ट लिया। तो पहले दिन मैंने जो है बच्चे को डे 1 पे ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 तक, इससे 7 हो गया, ठीक है। इस तरीके से पहले दिन मैंने बच्चे को चॉकलेट दे दी, जो भी उसमें जो टेस्ट में सबसे अव्वल पे आया, सब ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आया। दूसरे दिन नहीं दी, तीसरे दिन दे दी, अगले दिन नहीं दी, फिर दे दी, फिर नहीं दी, दे दी। इस तरीके से क्या है, मैं एक दिन दे रही हूँ, एक दिन नहीं दे रही हूँ, ये फिक्स कर दिया मैंने।
पर क्या है, इससे बच्चे को पता चल जाएगा कि भाई इस दिन चॉकलेट मिलेगी और अगले दिन जो है चॉकलेट नहीं मिलेगी, फिर से चॉकलेट नेक्स्ट डे मिलेगी, यानी कि एक दिन के गैप में मिलेगी। बच्चा जो है कुछ टाइम के बाद जो है ऐसा अनुभव कर लेगा, है ना। तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, ये इतना अच्छा नहीं होता। वेरिएबल में क्या है, मेरी मर्जी है मैं कब दे रही हूँ चॉकलेट। मैंने कुछ और आइडिया निकाला है कि बच्चे को पता चल रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कर रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन दे दी, फिर नहीं दी, फिर मैंने जो है दे दी, नहीं दी, नहीं दी, दे दी। इसमें क्या है, पता नहीं चल रहा है बच्चे को, वो मेरे पे डिपेंड करता है मैं किस तरीके से दे रही हूँ। तो ये इंटरवल वेरिएबल हो गया। रेशो में क्या है, रेशो में रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम देते हैं, आपको ध्यान रखना है, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग देते हैं। बच्चा जो है जिस तरीके से, मैं कैसे कर सकती हूँ, फिक्स्ड में मैंने क्या किया कि मैंने इसमें जो है ABCD कुछ बच्चों के नाम हैं, ए जो है पहली बार मैंने माना कि जो मैं ऐसे फिक्स कर लेती हूँ कि अगर जो है लगातार कोई बच्चा जो है लगातार 2 बारी जो है टेस्ट में जो है अव्वल आ जाता है, इन 10 दिनों के टेस्ट में मैं उसको जो है रिवॉर्ड दूंगी, जो है चॉकलेट दूंगी इस तरीके से। तो मानो पहली बार जो है A आया, मैं उसको नहीं दूंगी, फर्स्ट आया A, मैं फिर भी उसको नहीं दूंगी। फिर जो है B आता है, B आया, मैं इसको भी नहीं दूंगी क्योंकि ये दोनों जो हैं अलग अलग आए हैं और 2 बारी नहीं आए अभी तक। मानो फिर दोबारा से B आ गया, तो मैं इसको चॉकलेट यहाँ पर दे दूंगी, ठीक है। इसके बाद C आ जाता है, D आ जाता है, फिर A यहाँ पर दोबारा आता है, तो इसको चॉकलेट दे दूंगी। तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, मैंने एक चीज़ फिक्स की है और वो मैंने ये स्ट्रेटेजी फिक्स की है। ये रेशो के अकॉर्डिंग है, उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैंने फिक्स कर दिया है। और वेरिएबल, जो रेशो वेरिएबल है, ये सट्टे की तरीके से होता है कि पता नहीं चलता कि कब हम जीत जाएँ और इसको लेकर हम खेलते चले जाते हैं। ये इस तरीके से मैंने आपको अच्छे तरीके से डीप में बता दिया रेनफोर्समेंट के बारे में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है रेनफोर्समेंट को लेकर ही है, तो कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट शेड्यूल इज टू reinforce ईच करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर, यानी कि हर करेक्ट रिस्पॉन्स के ऊपर, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक सही अनुकरण, जो अनुक्रिया है, जो रिस्पॉन्स बच्चा कर रहा है, हर करेक्ट चीज़ के ऊपर हम उसको क्या देते जा रहे हैं, हम उसको जो है रीइंफोर्स करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ देते चले जा रहे हैं। तो ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की किसके अंदर आएगा, तो ये कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगा। हम आंख बंद कर देते चले जाएंगे, लगातार देते चले जाएंगे, कुछ हम उसके अंदर फिक्स चीज़ नहीं रख रहे हैं कि ऐसा होगा तो ही देंगे इस तरीके से, ना ही वेरिएबल कर रहे हैं कुछ, तो हम लगातार देते जा रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट से हम ऊपर आते हैं और वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो क्वेश्चन था, इसके अंदर मैंने एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि जो पावलोव की थ्योरी है उससे क्या चीज़ निकल के आ रही है, और जो स्किनर की थ्योरी है, इन सब में जो है दोनों में ये चीज़ें हैं। यानी कि एक्वाइजेशन, स्किनर की थ्योरी देखें और या फिर पावलोव की थ्योरी देखें। पावलोव ने जो है कैट के ऊपर किया था, स्किनर की थ्योरी देखते हैं हम पहले। तो स्किनर की थ्योरी में एक्वायर कर रहा है ना, एक्वायर कर जो है, यानी कि जो वो डॉग था, अगर घंटी बजी तो खाना आएगा, ये चीज़ उसने नई चीज़ एक्वायर की है, ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर वो क्या कर रहा है, जनरलाइजेशन कर रहा है, यानी कि इक्वल कर देता है इन सारी चीज़ों को कि जितनी घंटियाँ बजेंगी। अब वो दूर से मंदिर की घंटी बज रही है तो भी डॉग को लग रहा है कि घंटी बजी है तो खाना आएगा, और वो उछलना कूदना स्टार्ट कर देता है, स्लाइवा जो है उसका निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सामान्यीकरण कर दिया उसने। पर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसे पता चला कि भाई कोई दूसरी घंटी बजी थी, तो उससे जो है उसको फूड नहीं मिला। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन जो है उसने यहाँ पे किया है, तो डिस्टिंक्शन भी बोल देते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेशन भी, यानी कि उसने अब जो है कि ये वाली जो साउंड है इसी साउंड पे मिलेगी, पर दूसरी साउंड पे जो है मुझे खाना नहीं मिलेगा, ये डिस्क्रिमिनेशन उसने कर लिया। एक्सटेंशन, यानी कि थोड़े टाइम के लिए विलुप्त कर देना, यानी कि थोड़े टाइम के लिए अगर मैंने जो है घंटी जो है नहीं बजाई तो बच्चा जो है, बच्चा कह रहे हो डॉग भूल जाएगा कि उसे खाना घंटी के साथ ही मिलता है। पर जैसे कि बच्चा होता है, बच्चे को मैंने थोड़े टाइम तक जो है रिवॉर्ड नहीं दिया तो बच्चा भूल जाएगा कि भाई ऐसे, या फिर बच्चे को कोई चीज़ सिखाती हूँ, मैंने मैथ्स का क्वेश्चन सिखाया तो बच्चा थोड़े टाइम के बाद अगर मैंने लंबे टाइम तक उसे नहीं सिखाया तो भूल जाएगा, पर प्लस माइनस उसने एक बार सीख लिया है, तो मैं दोबारा से अगर उसे सिखाऊंगी तो मुझे उतना ही टाइम नहीं लगेगा जितना मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो यही होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेना जो चीज़ हमें पहले आती है। तो हम दोबारा से जब बेल बजाएंगे तो डॉग जो है इतना टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है, जितना टाइम उसे स्टार्टिंग में एक्वायर करने में लगाया था। तो ये चीज़ जो है पावलोव की स्किनर की थ्योरी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही चीज़ जो यहाँ पे पूछी गई थी और सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और जो आपका जो पावलोव है, हाँ, पावलोव ने तो जो है पावलोव ने किस पे किया था देख लो, यहाँ पे थ्रोनडाइक ने कैट पे किया था, पावलोव ने डॉग पे किया था। तो डॉग पे किया था तो इसमें देखो यहाँ पर ये जो चीज़ लिख रखी है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है यहाँ पर डॉग पे हो रही है ना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो रही है। तो जो मैंने चीज़ें बताई है सारी डॉग के बारे में पावलोव ने की थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और इसके बाद जो है
स्किनर जो है, स्किनर की थ्योरी में सारी की सारी चीज़ें जो है इंक्लूड हो रही हैं, ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो रही हैं, क्योंकि स्किनर ने जो है किस पे किया था, रेड पर किया था। ये बार बार बंद हो रहा है, 2 मिनट दीजिए। तो स्किनर की भी थ्योरी में भी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि उसने रेड पे किया था और इसीलिए क्वेश्चन जो हटा दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ती है और इस क्वेश्चन को लेकर देखो मैंने कितनी सारी थ्योरी करवा दी आपको। अगले वाला क्वेश्चन से पूछ रखा है कि जो अभिवृत्ति है उसको लेकर कौन सा इसमें सही नहीं है, यानी कि एटीट्यूड को लेकर कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो इसमें जो है 3 चीज़ें पॉजिटिव लिखी हुई है, एक चीज़ नेगेटिव लिखी हुई है ना। तो यही चीज़ में पहचानी थी कौन सी नेगेटिव है। अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं, पर ऐसा नहीं है, वो जन्मजात और अर्जित दोनों नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अभिवृत्ति को लेकर और कौन कौन से पॉइंट है वो आप देख लीजिए। अभिवृत्ति जो है व्यक्ति वस्तु संबंध जो है पाया जाता है, उसमें यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। सकारात्मक से पूर्णता नकारात्मक हो सकती है। एटीट्यूड जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव से लेकर स्ट्रांगली नेगेटिव भी हो सकता है। और ये जो है अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक यानी कि मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे जाते हैं। ये सारे पॉजिटिव इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि डेवलपमेंट को लेकर जो है कौन सा इसमें से गलत है। तो ये जो चीज़ें दे रखी है आपको बता दूँ, ये जो है गलत नहीं, करेक्ट हमें बताना है, सही वाला बताना है। तो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें पता रहने चाहिए। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट चलता है, यानी कि हम सामान्य से लेकर फिर हम विशेष की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में हम जो डिफिकल्ट चीज़ें सिखाने स्टार्ट कर देंगे और फिर ईजी पे आएंगे। नहीं, हम पहले ईजी चीज़ें सिखाएंगे फिर हम डिफिकल्ट पे आएंगे। कल्चर एंड सोसाइटी मैटर करती है कि एक अमेरिका में बच्चा पढ़ रहा है, अमेरिका में यूएसए में, और एक बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है, तो उन दोनों के पढ़ने का जो डेवलपमेंट है उसमें असर पड़ेगा, क्योंकि कल्चर भी डिपेंड करता है, सोसाइटी भी डिपेंड करती है। ठीक है, 2 जुड़वा बच्चे हैं, उसे एक को मैंने यहाँ पे इंडिया में रख लिया, एक को यूएसए में भेज दिया, तो उनके डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ जैसे घर है, घर में डाइवोर्स वगैरह होता है, झगड़े वगैरह होते हैं, तो उसका इफेक्ट भी बच्चे के पर पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है डेवलपमेंट, जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। फिर आपको ध्यान रखना है ऑर्डरली, यानी कि क्रम के हिसाब से चलता रहता है। सीक्वेंस में होता है, क्रम आपको ध्यान रखना है, क्रम जो है रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रहता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल चीज़ की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम सिंपल सीखेंगे। फिर होलिस्टिक प्रोसेस रहता है। होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। होलिस्टिक से ओवरऑल जो है आपको ध्यान रखना है। और आपका क्यूमुलेटिव जो है संचयी बोला जाता है, तो संचयी प्रक्रिया जो है वो भी डेवलपमेंट का एक जो है प्रिंसिपल के अंतर्गत है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो भी रहता है। डिफरेंशिएशन यानी कि हर बच्चा अलग है, उसको समझना है, और इसके साथ इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो भी बच्चे का देखना इंपॉर्टेंट रहता है डेवलपमेंट में। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। प्लास्टिसिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन डेवलपमेंट में होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि स्टेजेस में है तो केवल उसी के अकॉर्डिंग है, पहले वाली स्टेज में बच्चा नहीं रह सकता है, इस एज तक है तो इसी एज तक इसी स्टेज में रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना, ये चीज़ है। तो डेवलपमेंट को लेकर जो चीज़ें यहाँ पे बोल रखी है वो सारी गलत हैं, और यहाँ पर जो करेक्ट है कम्युनिकेटिव प्रोसेस रहता है डेवलपमेंट का, वो करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कैटल कल्चरल फ्री टेस्ट जो है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आपका, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, हम तब सीखेंगे जब हमें इंटेलिजेंस का पूरा का पूरा जो आपका कंप्लीट मैं आपको बता दूंगी। देखो, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है 2 तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट होता है और एक ग्रुप टेस्ट होता है। और इंडिविजुअल के भी 2 पार्ट है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। इस तरीके से जो ग्रुप टेस्ट है उसके भी 2 पार्ट है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। अब इंडिविजुअल जो टेस्ट है आपको ध्यान रखना है, नॉन वर्बल को परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोला जाता है। सेम वही आपके इसके नाम है, बस इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट लिख दिया जाएगा और ग्रुप वर्बल टेस्ट लिख दिया जाएगा, इस तरीके से। सबसे पहले मैं जो हूँ आप सभी को इंडिविजुअल टेस्ट बता देती हूँ। इंडिविजुअल जो टेस्ट है वो आपके वर्बल वाले, ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट कौन से, वर्बल वाले। ये हो गया आपका, 2 सेकंड दो मुझे यार, ये रहा, ये वो वाला जो था आपका ग्रुप वाला है। ठीक है, ये जो यहाँ पे दे दिया, ये इंडिविजुअल गलत लिखा गया, ये ग्रुप है, और ये है आपका इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल जो टेस्ट है, वर्बल टेस्ट में कौन कौन से आते हैं, इंडिविजुअल के भी वर्बल में कौन से आते हैं, ध्यान रखना है आपको। बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट जो है 1905 में हुआ है। ठीक है, इसके बाद गोडल्ड टेस्ट जो है 1910 में हुआ, स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट जो है 1916 में हुआ है। जो स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट है वो बीनेट टेस्ट जो है उसी को रिवाइज किया गया था 1916 में, ये ध्यान रखना है। तो बीनेट करके जो भी नाम आ रहा है वो
वो वर्बल टेस्ट, वो भी इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रहेगी हमें। साथ साथ बीनेट जो है वो गोडार्ड टेस्ट भी इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि सारे 3 टेस्ट जो हैं आपको ध्यान रख लेनी है। बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, गोडार्ड टेस्ट और स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट, यानी कि इंडिविजुअल वर्बल में आपके दोनों बीनेट आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करते हैं। दोबारा से PDF गायब ना हो जाए। परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका जो है बहुत सारे टेस्ट आते हैं। इंडिविजुअल में जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं। थोड़ा सा याद करने का हम देखेंगे किस तरीके से याद हो सकता है हमसे। तो परफॉर्मेंस टेस्ट जो है P से स्टार्ट होता है। तो हमारे जो पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल जो टेस्ट है, ये इसके सन वगैरह इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बीनेट टेस्ट की याद रख लो और इस वाले की याद रख लो। ठीक है, पोर्ट्यूज मेज टेस्ट हो गया आपका, मिनेसोटा प्री स्कूल टेस्ट हो गया, मिलर पाल्मर हो गया, भाटिया बैटरी टेस्ट, ये चीज़ पूछी जाती है। ये किस में आता है? परफॉर्मेंस टेस्ट में आता है, वो भी किसके? इंडिविजुअल वाले में आते हैं। ठीक है, गुड इनफ हो गया, ड्राइंग मैन टेस्ट हो गया। हाँ, एक ये है आपका कोहोस ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, कोज ब्लॉक टेस्ट जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है किस में है? तो इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर है आपका। ठीक है, अलेक्जेंडर जो आपका टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आएगा, वो भी किसके? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट के। परफॉर्मेंस टेस्ट को नॉन वर्बल भी बोला जाता है। देखो, सबसे पहली बात तो इंडिविजुअल का वर्बल याद कर लो। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको, जैसे भाटिया टेस्ट हो गया, कोहोस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट हो गया, अलेक्जेंडर टेस्ट हो गया, ये जो आपके परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आएगी वो भी इंडिविजुअल वाले के। अब ग्रुप टेस्ट की बात करें तो ग्रुप टेस्ट में आपका जो वर्बल है, वर्बल के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। फिर से PDF गई, 2 सेकेंड मुझे वेट करना पड़ेगा। इसमें PDF सेव कर रहा है, इसलिए बार बार ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं तो ग्रुप टेस्ट में आपका जो है, देखो जैसे कि ये 4 ग्रुप टेस्ट जो वर्बल हैं 4 हैं, यानी कि वर्बली जो लिया जा रहा है वो 4 है और नॉन वर्बल जो है वो भी 4 हैं। किस तरीके से याद रखेंगे? बहुत ईजी है, समझ लो। जैसे कि आपको पता है A फॉर एप्पल होता है और B फॉर बॉल होता है ना, तो B बाद में आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है नॉन वर्बल तो हमारा बाद में नीचे की तरफ मैंने लिख रखा है ना, और वर्बल हमारा ऊपर की तरफ है। तो ग्रुप टेस्ट में जो वर्बल है उसमें आर्मी वाला, दोनों आर्मी वाले आएंगे। आर्मी वाला जो अल्फा है वो ग्रुप टेस्ट के वर्बल में आएगा, पहले आ जाएगा, है ना। और आर्मी बीटा वाला, बी आ गया ना, तो ये बीटा वाला बाद में आएगा, नॉन वर्बल यानी ग्रुप के नॉन वर्बल टेस्ट में आएगा। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ से याद होगी। फिर एक टर्मन ग्रुप टेस्ट हो गया और जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों जो हैं आपके जो है ग्रुप टेस्ट के वर्बल में आएंगे। टर्मन ग्रुप टेस्ट हो गया और जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, किस में आएंगे? वर्बल वाले ग्रुप में आएंगे, है ना। अब देखो, नॉन वर्बल जो ग्रुप के अंदर है उसमें आपका और क्या बच जाएगा? B फॉर बॉल आ जाती है इसमें आपकी, C फॉर आपकी कैट आ जाती है, C फॉर कैट होती है ना, तो कैट से आपका कैटल टेस्ट हो जाएगा, कैटल कल्चरल टेस्ट नॉन वर्बल में हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो है आपकी जो C फॉर आपका, ये देखो ये रहा चिकागो जो नॉन वर्बल टेस्ट है वो भी आपका क्या है? ग्रुप टेस्ट के नॉन वर्बल में आ जाएगा। फिर रवीना प्रोग्रेसिव जो टेस्ट है वो भी आपका इसमें आएगा। तो 3 चीज़ें मैंने देखो कितनी आसानी से याद करवा दी कि नॉन वर्बल टेस्ट में आपका जो है बीटा वाला आएगा, आर्मी के बाद बीटा B आ गया, कैटल से कैटल हो गया, और शिकागो जो है वो भी C से है, C से और कोई टेस्ट नहीं है इसमें। और रवीना जो है आप ध्यान रखना, जैसे रवीना टंडन वगैरह जो है वो नॉन वर्बल है। ठीक है, हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से ये ध्यान रखो। तो ये जो रवीना है वो भी नॉन वर्बल में आ रही है, बार बार वर्बल बोल के जो है हमारी जीभ वैसे हो जाती है। अब देखो, ग्रुप टेस्ट में वर्बल में जो है केवल क्या है? A फॉर अल्फा वाले, आर्मी वाले दोनों आ जाएंगे। आर्मी वाले दोनों आ गए तो दोनों क्या है? जर्नल में आ जाएंगे ना, जर्नल में है, इससे सोच लो कि ये दोनों क्या है? आर्मी क्या है? जर्नल वाले जो है वो सिलेक्ट हो गए उसमें इस तरीके से। और टर्मन जो है, टर्मन जर्नल जैसा ही नाम हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो बच जाते हैं वो हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में हमारा बीनेट, दोनों बीनेट आ जाते हैं और गोडार्ड आ जाता है, तो ये 3 आ जाते हैं इसके अंदर। अब इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट में मैंने आपको बता दिया, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। भाटिया बैटरी टेस्ट हो गया, कोहास ब्लॉक डिजाइन टेस्ट हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, ये तीनों जो है आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। और बाकी कुछ और पूछ लिया जाए तो वो भी आपको परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर डाल देना, क्योंकि इनमें तो यही रहते हैं। अब कैटल टेस्ट के बारे में पूछा गया था, मैंने कहा था कैट जो है आपकी किस में आती है? नॉन वर्बल में आती है। आप इस तरीके से ध्यान रखो, किस तरीके से, कि जितने भी B4 C4 हैं वो आपके नॉन वर्बल में आ रही है। बॉल जो होती है वो बोल नहीं सकती, बॉल जो है बोल नहीं सकती, इससे ध्यान रखो। बॉल
बोलना ही होता है ना, बोल बोल, तो इस तरीके से बोल नहीं सकती, बोल जो हमारी बोलती नहीं है तो वो वर्बल में नॉन वर्बल में आ जाएगी। C4 जो कैट होती है वो बोलती रहती है पर उसकी भाषा में समझ में नहीं आती तो नॉन वर्बल में आ जाएगा। तो आसानी से याद करवाने के लिए भाई कोशिश तो कर रही हूँ, आप देखो आपको कितना याद रहेगा। ठीक है सर, नॉन वर्बल टेस्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर क्या चीज़ नहीं आती है। तो क्रिएटिविटी में आपकी ओरिजिनलिटी यानी कि जो सत्यपन है, यानी कि मौलिकता है, ऑथेंटिक जो चीज़ है, यानी कि जो चीज़ मैंने बनाई है वो मेरी ही है ना, ये जो चीज़ है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन हो गया। फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाहिता रह गई, उसको फ्लुएंसी यानी चेंज कर सकते हैं। रिग्रेटिंग जो है ये इसका जो है नेगेटिव पॉइंट है, तो ये चीज़ हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन सा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करेगा, कौन सा जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। तो शिक्षा का कुशल होना, शिक्षक का कुशल होना, टीचिंग लर्निंग यानी कि हम जो पढ़ाते हैं उसको टीचर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो अफेक्ट नहीं करेगी। तो शिक्षक जो है, टीचर जो है वो शिक्षण कौशल में कुशल है। तो हमें जो स्किल्स जो है भाई, चाहे वो फैक्ट्री हो, कंपनी हो, चाहे हमारा घर में कुछ ऐसा काम हम करवा रहे हो, तो स्किल की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना, तभी तो एक्सपीरियंस मांगा जाता है टीचिंग में, है ना, तो स्किल्स मैटर करती है। तो स्किल होनी चाहिए भाई, टीचर के अंदर स्किल होनी चाहिए। अब देखो मानसिक स्वास्थ्य, अगर मेरा दिमाग ही ठीक नहीं होगा तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी जाकर, है ना, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। मेंटल स्ट्रेस वगैरह नहीं होनी चाहिए इतना। तो क्या बोलते हैं कि जरूर उसकी ना उसके हस्बैंड से लड़ाई हुई होगी तभी मुझे आके पीट दिया, बच्चे से बोलती है ना। क्यों बोलते हैं, बच्चे को ही पता है कि मेंटल स्ट्रेस होगा तो कहीं निकलेगा, है ना, तो मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो चीज़ है बिल्कुल सही बोल रखी है कि शिक्षक जो है मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक हो। इस जो है विषय का ज्ञान, सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो क्या करवाने आया है वहाँ पर, है ना, समझ रहे हो ना इस बात को, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर शारीरिक रूप, टीचर काला है, गोरा है ना, गोरा है, या फिर टीचर का कलर कैसा भी हो, मोटा है, पतला है ना, पतला है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो यही चीज़ पूछी थी कि क्या चीज़ मैटर नहीं करती है, तो वो आपकी 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये चीज़ आपका मैटर नहीं करता है ना, तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा PDF सेव होने में। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन वृद्धि को लेकर पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन, यानी कि वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, देखो ग्रोथ जो है केवल फिजिकल जो चेंज है, बॉडी में जो चेंज होते हैं, फिजिकल जो चेंज होता है वो ग्रोथ रहेगी। जैसे कि हाइट बढ़ती है तो वो क्या हो रहा है, वो ग्रोथ हो रही है ना बच्चे की, एक टाइम के बाद जाकर रुक जाती है। तो ग्रोथ जो होती है एक टाइम के बाद रुक जाती है, आपको ध्यान रखना रुक जाती है। ग्रोथ जो है बाहरी होती है, यानी कि हमें दिखाई दे सकती है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि भाई इतनी ग्रोथ हो चुकी है उसकी, ठीक है। हम उसको माप भी सकते हैं, हाइट को मेजर भी कर सकते हो ना तुम, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। और ये जो है आपकी क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्वालिटेटिव नहीं होती है। क्वालिटी यानी गुणवत्ता नहीं होती उसमें, मात्रात्मक होती है। क्वांटिटेटिव को मात्रात्मक बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी में है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। ये सीमित होती है, संकीर्ण होती है, छोटी मतलब सीमित रहती है ये ग्रोथ। डेवलपमेंट इसके बिल्कुल अपोजिट है। डेवलपमेंट जो ओवरऑल बॉडी का होता है, यानी कि फिजिकल, सोशल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है डेवलपमेंट। इसमें गुणवत्ता भी मैटर करती है और मात्रा जो है वो भी रहती है। इसको हम माप नहीं सकते, आपको ध्यान रखना है, हम डेवलपमेंट कितना हुआ है हम मेजर नहीं कर सकते हैं। व्यापक जो है इसका जो है सीमा जो है व्यापक है, बड़ी है। हम केवल ये नहीं कह सकते इतना टाइम के बाद रुक जाएगा डेवलपमेंट, नहीं, वो तो उम्र भर तक चलता है, जीवन पर्यंत लॉन्ग लाइफ जो है हमारी तब तक चलता है। आंतरिक रहता है डेवलपमेंट, हम देख नहीं सकते उसको। तो यही चीज़ पूछी गई थी, वृद्धि में क्या चीज़ होती है, तो संरचनात्मक हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल जो चीज़ हो रही है उसको हम देख सकते हैं, जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है वो स्ट्रक्चरल हुई है। फंक्शनल चीज़ें अंदर की जो चीज़ें हैं वो हम नहीं देख सकते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा था एक्सेलरेशन जो है, यानी कि एक्सेलरेशन मतलब तीव्रता, बहुत जल्दी से, स्पीड से कोई चीज़ है, इज एन इंपॉर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ जो स्पेशल चिल्ड्रन, यानी कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है, आपको ध्यान रखना है कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है और कोई बच्चा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग, यानी कि मानो कोई 5th क्लास तक का बच्चा है पर वो 10th क्लास तक का माइंड यूज़ कर पा रहा है, तो वो गिफ्टेड चाइल्ड कहलाता है, स्पेशल के अंदर ही काउंट होगा, यानी कि उसके पास जितना IQ होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा IQ है उसके अंदर, गिफ्टेड बच्चा है। तो उसको हम जो है धीरे धीरे नहीं सिखाएंगे, ABCD नहीं सिखाएंगे, उसको हम जो है उसके लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें सिखाएंगे, तो वो गिफ्टेड बच्चा रहेगा। और गिफ्टेड बच्चा जो है एक्सेलरेशन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट प्लान हो जाता है एजुकेशन में, यानी कि उसको जो है बहुत जल्दी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी हमें।
है ना। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया पावलोव वगैरह के बारे में, है ना। 1 मिनट दो मुझे। हाँ जी, ये PDF में हो रही है प्रॉब्लम। अभी हमने यहाँ तक कर लिए पावलोव वाले क्वेश्चन तक। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला फटाफट से। डेवलपमेंट को लेकर जो है बोला गया है कि लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सेस है यानी कि हेड टू फुट जो है वो कहाँ पर होता है। तो आपको पता है सेफलोकोडल जो आपका रहा है डेवलपमेंट का एक प्रकार, उसमें क्या रहता है, हमारा जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो सिर से लेकर पैर तक का होता है, ये रहता है, आपको ध्यान रखना है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो रहता है, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल को भी देखो हिंदी में प्रॉक्सिमोडिस्टल लिख रखा है, सेंटर टू बॉडी आउटवर्ड रहता है, कि हमारी जो इस तरीके से ये सेंटर है बॉडी का, सेंटर टू आउटवर्ड रहता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू आउटवर्ड। सेफलोकोडल जो है आपको ध्यान रखना है, सेफलोकोडल जो है आपका हेड टू टोए बोल सकते हैं, हेड टू फुट बोल सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगला बोल रखा है कि अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल बट मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द टाइम एलिमेंट एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं, कि जो लेवल है कठिनाई का, डिफिकल्टी जो लेवल है वो तो इक्वल है, किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि जो है हम बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल सेम है बट टाइम जो है उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जैसे कि आप सभी का डिफ़िकल्टी लेवल एचटेट का सेम है, पर वहाँ पर टाइम लिमिट भी डाल दी गई है कि 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना ही करना है। अब किसी के लिए वो टाइम कम भी रह सकता है, किसी के लिए वो ज़्यादा भी रह सकता है, तो स्पीड टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मैथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो सब्जेक्टिव मैथड कौन सा नहीं है पर्सनालिटी असेसमेंट करने का। सब्जेक्टिव जो है आपका, जैसे कि इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, ऑटोबायोग्राफी है, ये सब्जेक्टिव के अंदर हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है ये तीनों के तीनों। पर वर्ड एसोसिएशन जो है आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। वर्ड जो एसोसिएशन हो गया आपका, साथ ही साथ जो है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम देते हैं, ये सब कुछ जो है आपका ऑब्जेक्टिव मेथड जो रहेगा पर्सनालिटी का उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। सब्जेक्टिव में कैसे याद रखेंगे, जैसे कि इंटरव्यू डिटेल में लिया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन भी डिटेल में की जा रही है, ऑटोबायोग्राफी भी डिटेल में, पर वर्ड एसोसिएशन यानी कि शब्द को पूर्ण करना या सेंटेंस को पूरा करना, या भाई शॉर्ट में है, इस तरीके से आप सोच सकते हो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना। आगे चलते हैं, फिर हम ऑप्शन भी देख सकते हैं ना कि इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है मीनल है, इसमें मीनल जो है मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस। मीनल जो है एवरेज है किसमें, इंटेलिजेंस में, यानी कि वो औसत है, एवरेज बच्चा है मीनल। ठीक है, लो है किसमें, क्रिएटिविटी, भाई उसे जो है सृजनात्मक यानी कि जो क्रिएटिव काम करते हैं वो उसमें बहुत ही कम है, लो है। हाई लेवल किसमें, एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट भाई बहुत अच्छे तरीके से कर रही है मीनल। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एडजस्टमेंट जब हम करते हैं तो वो हम अपने अंदरूनी तौर पर हम कर पाते हैं, अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही कर पाएंगे। इसीलिए वो क्या है आपका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा ये, और इंट्रा यानी कि अंदरूनी जो उसका डिफरेंस है हर किसी से, वो चीज़ इसमें बता रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ब्रूनर, हम यहाँ पे जो ब्रूनर नाम सुनते हैं ये हम ब्रूनर दूसरे वाले ब्रूनर की तरफ चले जाते हैं, पर ये जोरम ब्रूनर की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है। जोरम ब्रूनर ये वो वाला ब्रूनर नहीं है जिसने वो वाली बायोलॉजिकल जो वो थ्योरी है वो दी थी जिसमें मीज़ो मैसो इस तरीके से दरकर, नहीं, ये जो ब्रूनर है इसका पूरा नाम है जोरम ब्रूनर। ठीक है, इसने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और किसने दे रखी है आपको ध्यान रखना है, एक और पर्सन है, प्याजे नाम है उनका, उन्होंने दे रखी है। तो ब्रूनर ने भी ये दी है और इसमें 3 स्टेजेस बताई। हमने बीएड जब की थी हमने पढ़ा था इन एक्टिव, आइकॉनिक और आपका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये 3 स्टेजेस दी हैं। इन एक्टिव जो है उसमें एक्शन बेस्ड रही है कि हम कुछ भी एक्शन कर रहा है बच्चा, वो इन एक्टिव, अनएक्टिव, इन नहीं बोलेंगे, अनएक्टिव रहेगी स्टेज। आइकॉनिक इमेज बेस्ड जो चीज़ है, आई से इमेज याद रखनी है बस आपको। सिंबॉलिक जो है सिंबल, हम सिंबल किस में सीखते हैं, लैंग्वेज में सीखते हैं ना, कि हम मुंह से बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं और सिंबल भी होते हैं ना। तो लैंग्वेज जो है वो हम हमारी जो है आपकी क्या रहेगी, सिंबल बेस्ड रहेगी। तो ये 3 जो है कॉग्निटिव थ्योरी जो है इसने जो दी थी जोरम ब्रूनर जो है उसने दी थी, उसके अंदर आएंगे आपके। अब इसने जो है कुछ टर्म्स जो हैं वो बताई हैं, कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करी थी। तो डिस्कवरी लर्निंग की टर्म अगर पूछी जाए किसने की है, ब्रूनर ने की है डिस्कवरी लर्निंग। स्कैप फोल्डिंग, ये जो स्कैप फोल्डिंग है ये वाइगोत्स्की जो है यूज़ करता है ना, वाइगोत्स्की यूज़ करता है स्कैप फोल्डिंग।
पर ये जो है ब्रूनर ने ये टर्म दी है, ये ध्यान रखना आपको। स्पाइरल करिकुलम की टर्म किसने दी है, ये भी टर्म जो है आपकी ब्रूनर ने दी है। वही चीज़ पूछ रखी थी कि इसमें से कौन सी टर्म दी है, तो यही टर्म दी है इसने। तो ये करिकुलम जो है स्पाइरल यानी कि इस तरीके से घूमता फिरता जो करिकुलम है वो बताता है ये। अब देखो यहाँ पे साइको कल्चरल जो थ्योरी है वो किसने दी है, वाइगोत्स्की ने दी है। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। सोशली यानी कि सोशल जो है हमारी जो सोसाइटी है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको लेकर ही विकास होता है, ऐसा वाइगोत्स्की कहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को यानी खुद की जो ईगो है को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित कर देता है, यानी किसी और को किसी और के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर लेता है अपनी खुद की ईगो को, वो आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। आपको ध्यान देना है कि गिलफोर्ड जो है उसने थ्योरी दी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल की, यानी कि मॉडल थ्योरी बोला जाता है गिलफोर्ड की थ्योरी को, इंटेलिजेंस की थ्योरी है ये। और SOI यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो भी बोला जाता है। तो दोनों नाम है गिलफोर्ड की थ्योरी के। ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट थ्योरी बोला जाता है। तो SD थ्योरी भी बोला जाता है भाई। SD थ्योरी SR थ्योरी वगैरह को लेकर कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। गिलफोर्ड ने SD थ्योरी बोला है, ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट थ्योरी बोला है इसने, ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट थ्योरी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो इसने 3 बातों के बारे में बात किया था। स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट थ्योरी में इसने 3 बातों की बात की है। SD नहीं है ये, 3D थ्योरी है। मैं भी कहूँ SD कैसे आ गया, 3D यानी कि इसने 3 मॉडल्स के बारे में बात की है। 3D थ्योरी है ये, जैसे कि लेंथ ब्रेथ और आपकी विड्थ होती है, उसी हाइट होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसने भी 3 जो मॉडल है वो दिए हैं। और उसको जो है एक तो ऑपरेशन हो गया, एक कंटेंट हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, 3 के बारे में बात की है इसने। और इसको जो है ये फॉर्मूला बोलता है कि जो ऑपरेशन है उसके 6 पार्ट रखे हैं इसने, कंटेंट जो है उसके 5 पार्ट रखे और प्रोडक्ट जो है उसके जो है 6 पार्ट रखे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने को, मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 निकल के आता है। तो कंटेंट को लेकर बस कंटेंट 5 है, ऑपरेशन और प्रोडक्ट जो है वो 6। आपको ध्यान रखना है। हम कैसे याद करें इसको, कैसे याद करें, जैसे जो कोई भी कंटेंट होता है, कुछ भी कंटेंट है, कुछ भी विषय, कंटेंट मतलब कुछ भी विषय है, कुछ भी विषय, कुछ भी कंटेंट है, उसको लेकर हम उस पर फिर ऑपरेशन करेंगे, है ना। डॉक्टर है, उसके पास कुछ ना कुछ ऑपरेशन करने के लिए कंटेंट होना चाहिए। पहले कंटेंट पढ़ेगा फिर ऑपरेशन करेगा, तभी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से हम सोच सकते हैं ना। सॉरी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रायड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस की थ्योरी से ही पूछा गया। ट्रायड की थ्योरी किसने दी है, स्ट्रेनबर्ग ने दी है, आपको ध्यान रखना है। और ये गिलफोर्ड ने दी थी। स्ट्रेनबर्ग ने जो है ट्रायड की थ्योरी दी है। 3 थ्योरीज के बारे में बात की है, 3 चीज़ों के बारे में बात की है इसके अंदर। एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, इन 3 चीज़ों के बारे में बात की है। एनालिटिकल में वो बोलता है इसको हम कंपोनेंशियल, और क्रिएटिव जो एक्सपेरिमेंटल हो गया, प्रैक्टिकल जो आपका कॉन्टेक्चुअल हो गया। और इसमें इसने बात की है मेटा परफॉर्मेंस नॉलेज जो हम जो एक्वायर करते हैं वो हो गया। और एक्सपेरिमेंट जो है उसमें नोवेलिटी होगी आपकी, ऑटोमेशन हो गया। और इस तरीके से मैं बोल रखा है, पर इतना डीप में नहीं आता है। बस बेसिकली आपको ट्रायड की थ्योरी किसने दी है, स्ट्रेनबर्ग ने दी है। और इसकी एनालिटिक है, क्रिएटिव है और प्रैक्टिकल है। ये बस ये चीज़ नाम याद रखनी है, बस इतना ही इनफ रहेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था ब्रूनर के बारे में जब हमारी बात आती है तो हम सोचते हैं ये वाला ब्रूनर है। ये ब्रनर जो है आपका अलग है, ये ध्यान रखना है। इसने बायोलॉजिकल मॉडल थ्योरी दी है। इसमें इसने 5 जो चीज़ें उसके बारे में बात की है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ये जो है स्टेजेस वाइज है। सबसे पहले बच्चा जो है इसने बताया कि किस तरीके से उसका जो इन्वायरमेंट है इफेक्ट करता है, आसपास का जो इन्वायरमेंट है। सबसे पहले बच्चा जो है माइक्रो इन्वायरमेंट में पलता है, यानी कि केवल फैमिली रहेगी। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म बोलते हैं माइक्रो को हम, तो इंग्लिश में नाम याद रखने हमें। तो माइक्रो जो है बहुत छोटा होता है, छोटा होगा तो उसके आसपास क्या है, बस केवल फैमिली घर के अंदर रहते हैं। घर के बाद वो स्कूल में जाता है, जब वो स्कूल में जाता है तो मीज़ो हो जाता है, मीज़ो सिस्टम आ जाता है। तो मीज़ो जो है जिसमें स्कूल से घर यानी स्कूल और उसके जो फैमिली है वो इफेक्ट करेगी उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि स्कूल का इफेक्ट कैसे बच्चे पर पड़ेगा, जैसे कि PTM होती तो पेरेंट्स स्कूल जाएंगे, वहाँ पे जाके उसकी कुछ शिकायतें करेंगे, खाना नहीं खाता है, TV देखता है तो पूरे दिन, और जो टीचर है वो भी उसकी कुछ शिकायतें करेंगे, कुछ तारीफ करेंगे उसकी, वो घर पे आके उस पर इफेक्ट डालेगा, है ना। तो मीजो सिस्टम हो जाएगा। एक्सो सिस्टम जो बाहर का हो जाएगा, बाहरी जो वातावरण है उस पर इफेक्ट कर रहा है। मैक्रो जो होगा बड़ा होता है और बड़े एरिया तक रहता है ना, मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा।
तो मैक्रो में मीडिया कल्चर वगैरह हो गए, वो कैसे इफेक्ट, रिलीजन धर्म वगैरह किस तरीके से इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। फिर आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो जो है आपका टाइम से रिलेटेड रहता है, आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज वगैरह बदल रही हैं उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, ये चीज़ें हो गई। अब कैसे याद रखेंगे, माइक्रो सबसे पहले छोटी से शुरुआत हो रही है, फिर मीज़ो। मीज़ो जो है देखो स्कूल एस से, इसमें देखो एस आ रहा है, मीज़ो ये वाला जो मीज़ो और मैक्रो में जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, मैक्रो बड़ा बाद में आएगा, फिर एक्सो बीच में आ जाता है, फिर क्रोनो जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, इसमें से कौन सा आपका जो है गलत है, ये चीज़ देखनी थी हमें। तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, बिल्कुल करेक्ट है, और जोरम ब्रूनर की भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर बेंडूरा जो है, बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, बिल्कुल करेक्ट है ये। इरिक्सन की आपको ध्यान रखना है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। इसमें जो है आपका जैसे कि फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, दूसरी ऑटोनॉमी वर्सेस आपके शेम या डाउट है, इस तरीके से है। और इनिशिएटिव हो गया थर्ड वाली, इनिशिएटिव आ गई आपकी, और ये जो है जो प्री प्राइमरी जो स्कूल है वो स्टार्ट हो जाता है उसमें, इस तरीके से मैंने पढ़ी थी पूरी की पूरी। वाइगोत्स्की की हमें पता है, अभी जस्ट ऊपर पूछ रखा है, अगर बिल्कुल मूर्ख बच्चा होगा ना वो इसको गलत करके आया होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम देकर पूछा गया था कि सोशियो कल्चरल थ्योरी किसकी है, तो वो ये इसकी रहती है, पर मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी इसकी नहीं है, ये कोहलबर्ग की थ्योरी आपको ध्यान रखनी है। सोशियो कल्चरल थ्योरी में कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज तीनों का इफेक्ट पड़ता है, ऐसा वाइगोत्स्की कहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले कुछ ही क्वेश्चन रह रहे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समायोजित यानी कि एडजस्टमेंट जो है, वेल एडजस्टमेंट पर्सन का जो है एक करेक्टरिस्टिक नहीं होता, यानी कि जो हर चीज़ में अपने आप को ढाल ले, ऐसा व्यक्ति वेल एडजस्टमेंट पर्सन रहता है। कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तो इसमें क्या है, अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूक, यानी कि अपने अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्षमता है, क्या पावर, उसी के अकॉर्डिंग काम करना, अपनी लिमिटेशन को भी जानना, अपनी पावर को भी जानना, स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, अपने आप का और दूसरे का भी सम्मान करना, बिल्कुल करेक्ट है। संतुलित आकांक्षा, ऐसा नहीं कि चादर है नहीं पर पैर अपने पसार लिए हमने, है ना, वही वाली बात होगी। यानी कि अपने अंदर की पोटेंशियल जो पावर है और लिमिटेशन है उसको जानते हुए, बैलेंस जो रखते हुए जो आकांक्षाएं हैं, जो होप हैं वो करता है। वो व्यवहार में अनियमितता, यानी कि व्यवहार जो है उसका सही सा नहीं है, बिहेवियर सही नहीं है। तो वेल एडजस्टेड पर्सन का ये नेगेटिव पॉइंट, देखो तीनों पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है, बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन ना भी आए तो नेगेटिव पॉइंट को देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ को लेकर पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्य कार्य है। तो ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है हेडफील्ड ने बोला है, ठीक है। अगला बहुत लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये है गेस्टलिज्म। गेस्टलिज्म जो है एक थ्योरी है, साइकोलॉजिस्ट जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है उसके अंदर आते हैं, 3 साइकोलॉजिस्ट मेन है जो इसके अंदर आते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक आपका कोहलर हो गया, आपका कोफा हो गया आपका, और वर्दीमर हो गया आपका, ये 3 जो है इसके अंदर आते हैं गेस्टलिज्म के अंदर। और गेस्टलिज्म किसकी बात करता है? गेस्टलिज्म में बात करता है कि जो सम होता है, यानी कि जो सम होता है वो क्या रहता है, वो ऊपर रहता है किसके? पार्ट, किसी चीज़ को बनाने में जो उसका पूरा योगदान है वो ऊपर रहेगा, और जो उसके पार्ट्स होते हैं वो जो हैं वो इतने ज़्यादा उसके सामने, सम के सामने जो है कम रहते हैं, इस तरीके से। इनके पूरे नाम ध्यान रखो, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफा और वर्दीमर है वो मैक्स वर्दीमर इसका पूरा नाम है। ये गेस्टलिज्म के 3 साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, आपको ध्यान रखने। इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है।